नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और घाना के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। घाना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने का फैसला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में घाना के सहयोग के लिए पीएम ने जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से किया गया सम्मानित। आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बालटाल और पहलगाम के रास्ते अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। पवित्र गुफा में पहुंचते ही तीर्थयात्रियों ने गाए भजन। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में लगातार आफत की बारिश। उत्तराखंड में भी अलकनंदा नदी उफान पर। सोनप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से केदारनाथ धाम यात्रा में रुकावट। और बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 310 रन। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना में हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही है। देखिए उनकी घाना यात्रा पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के बीच व्यापक वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर चर्चा की। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने से लेकर समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा निर्देशित गहन सहयोग का संकल्प लिया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। The Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। साथ ही इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है।
यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा को और भी खास बनाते हुए घाना में भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन धरामानी महामा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। और वहीं घाना भारत के लिए कई कारणों से मायने रखता है। ये एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, एक स्थिर लोकतंत्र है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रीका के अस्थिर इलाके में घाना लोकतंत्र और स्थिरता का चमकता सितारा है। घाना की ये राजनीतिक स्थिरता ही इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती है। घाना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत लोकतंत्र। 1996 से घाना ने 8 बार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण देखा है। ये उस इलाके में बड़ी उपलब्धि है जो अक्सर सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहता है। रणनीतिक रूप से घाना पश्चिमी अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार भी है। 15 देशों के क्षेत्रीय गुट पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय इकोवास के प्रमुख सदस्य के रूप में घाना भारत के बड़े बाजार और प्रभाव क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। ये खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि घाना के पड़ोसी देश जैसे बुर्किना फासो, माली और कोटे डी आइवर आतंकवाद और अस्थिरता से पूरी तरह प्रभावित हैं। अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला साहेल क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर घाना की स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से भारत और घाना के बीच सुरक्षा सहयोग का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी घाना का महत्व निर्विवाद है। ये नाइजीरिया के बाद पश्चिमी अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा अफ्रीका के 8वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में भी घाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। ये आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत घाना के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में गहरी दिलचस्पी रखता है और घाना अक्रा इनिशिएटिव का भी हिस्सा है,
जो पश्चिमी अफ्रीका में आतंकवाद और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास है। आतंकवाद से लड़ने में भारत की विशेषज्ञता और बढ़ता रक्षा उद्योग इस सहयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण, उपकरण आपूर्ति और रक्षा आदान प्रदान शामिल हैं। ऐसे में पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ती चुनौतियों के बीच घाना के साथ भारत के मजबूत होते संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं घाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का अगला पड़ाव होगा त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। यहां पहुंचे गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी ने डॉक्टर, वकील, नेता और लेखक बनकर देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसार भी गिरमिटिया समुदाय की वंशज हैं। गिरमिटिया समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो से ये खास रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण है। इस रिश्ते का इतिहास 30 मई 1845 से शुरू होता है, जब 225 भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को लेकर पहला जहाज फैटल रजाक त्रिनिदाद के तट पर पहुंचा था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। 1917 तक भारत से और अधिक जहाजों के आने के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि हुई। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा है, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, our indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word Girmitia in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement गिरमिटियाज। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। गौरतलब है कि 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के साथ निरंतर गति देखी गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वीप पोर्ट ऑफ स्पेन के साथ भारतीय क्रिकेट का एक ऐतिहासिक लम्हा जुड़ा हुआ है। आज से 5 दशक से अधिक समय पहले यहां से क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे का आगाज हुआ था जिसकी चमक आज तक महसूस की जाती है। 54 साल पहले लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने पोर्ट ऑफ स्पेन से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के साथ ही त्रिनिदाद की ये धरती आज फिर एक नई इबारत लिखने को तैयार है। ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है। कभी कभी कुछ जगह अपने ऐतिहासिक लम्हों से सदा जहन में बनी रहती हैं, फिर चाहे वो नाम से हो या सुनहरी यादों से। ऐसी ही कभी ना भूलने वाली कहानी जुड़ी है त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन से। ये वो जगह है जहां भारत ने न सिर्फ क्रिकेट का जश्न मनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ दिल भी जीत लिया था।
खास बात यह है कि अब ये ऐतिहासिक शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है, जहां 54 साल पहले भारत के क्रिकेट इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखा गया था। 6 मार्च 1971 क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन भारत का एक युवा बल्लेबाज, जिसने तब पहली बार टेस्ट कैप पहनी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। अपना पहला टेस्ट खेलते ही उन्होंने वेस्टइंडीज की जमीन पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। डेब्यू सीरीज में सुनील गावस्कर के 774 रन आज भी हर खिलाड़ी के लिए विशाल रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत साल 1971 में की। गावस्कर ने साल 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। ये सीरीज उनके लिए काफी यादगार रही थी। उन्होंने अपने करियर की पहली ही सीरीज में वेस्टइंडीज के खूंखार गेंदबाजों के खिलाफ उस डेब्यू सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 774 रन बनाए। इस सीरीज में गावस्कर के बल्ले ने ऐतिहासिक दोहरा शतक सहित 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज का डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिसे 54 साल बाद भी कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है। उस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 1-0 से हराया था, जो वेस्टइंडीज में भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। जब पहली बार भारत ने वेस्टइंडीज को उसी की जमीन पर हराया था, तब उस जीत के हीरो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर थे। गावस्कर त्रिनिदाद और टोबैगो को अपना दूसरा घर मानते हैं। एक मैदान, 2 पीढ़ियां, एक ने भारत को क्रिकेट की ताकत बनाया, दूसरी ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त आवाज दी। पोर्ट ऑफ स्पेन अब एक जगह नहीं, एक प्रतीक है। भारत की यात्रा मैदान से महाशक्ति तक की। इतिहास और मौजूदा दौर में हम सब उसके गवाह हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां से भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास ने उड़ान भरी, सुनील गावस्कर से नरेंद्र मोदी तक भारत की कहानी और देश के गर्व की जुबानी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस बीच मानेसर गुरुग्राम में देश भर के शहरी निकायों के सभापतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इसमें संबोधन साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। हम यहां मिल बैठकर भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत और किस तरीके से शहरी सरकारों के अंदर नए भारत, विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए आपस में विचार विमर्श, सार्थक चर्चा, संवाद के लिए यहां पर आए हैं। देश भर से आए सभी अलग अलग राज्यों के सभी प्रतिनिधि भाइयों, ये चर्चा और सार्थक चर्चा अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी नई सरकारों के अंदर नवाचार और साझा मिलकर काम करने की इस पद्धति से हम लोकतंत्र के नए विचारों को आगे लेकर नया दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करेंगे। नगरीय सरकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आम जनता की अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता या सबसे ज्यादा नजदीकी है, आम जनता से अगर सीधा संवाद है, तो नगरीय सरकार के प्रतिनिधियों से है। गांव के अंदर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से है। और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए सामान्य मानवीय लोगों का सबसे नजदीक गहरा रिश्ता और सबसे संवाद आपसे होता है। और इसलिए मेरा मानना है, लोकतंत्र में जिसका सबसे ज्यादा संवाद होता है, उसको लोगों की कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट, आपदाओं की सबसे ज्यादा जानकारी होती है।
और लोकतंत्र में यही हमारी ताकत है कि हमें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हो, लोगों के अभावों की जानकारी हो, क्षेत्र के अंदर विकास के पैमाने को तय करने की जानकारी हो, और इसके लिए हमें लगातार आपस में सभी संस्थाओं को चर्चा संवाद करते रहना चाहिए। और दुनिया के अंदर जब प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई है तो सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिक यंत्र है जिससे हमारा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। और इसलिए एक विचार मेरे मन में आया कि जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगरीय सरकार है, चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, लोकसभा सर्वोच्च संस्था होने के कारण उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी नीचे तक की इकाई में हम लोकतंत्र की कार्रवाई पद्धति को और उस सदन की कार्रवाई को, उसकी अच्छी परंपराओं को, श्रेष्ठ पद्धतियों को किस तरीके से आदर्श मापदंड बनाए ताकि हमारे ग्राम पंचायत के सदन, हमारे लोकतंत्र के अंदर तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम, लोकतंत्र भारत की जननी कहते हैं, तो ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण होती थी। इन सभाओं के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, चाहे गांव में शहर में हो, न अदालत हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, न कोई शासन व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन इन्हीं ग्राम सभाओं के माध्यम से, इन्हीं शहरी समितियों के माध्यम से चर्चा और संवाद के बाद जो निर्णय फैसले होते थे उसको समाज मानता था। इस परंपरा के लोग भारत में रहते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी पद्धति में हमेशा लोकतंत्र रहता है। और इसलिए जब जब भी लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, देश की जनता ने इसका जवाब दिया है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कैसे श्रेष्ठ संस्थाएं बनाएं। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबको ये दायित्व मिलता है, तो हम सब मिलकर साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसी तो गुरुग्राम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है नगर निकाय को लेकर, और इसके अलावा भी किस तरह से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और कैसे जो शहर है उनको तो सुंदर बनाना ही है, इसके अलावा जो गांव है, जो ग्राम पंचायत है, उसमें कैसे वहां पर विकास की जो धारा है उससे जोड़कर उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की जो कवायद है, इसी तमाम बिंदुओं पर यहां पर चर्चा आयोजित की गई है, जिसमें वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं और किस तरह से उनसे पार पाना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए, उस पर लगातार ये चर्चा की जा रही है, जिसको संबोधित कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है और इस अभियान के तहत साउथ डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी कि AATS ने हौज खास इलाके में छापा मारकर 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए लोगों में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी सुमित झा ने बताया है कि ये सभी लोग पिछले 6 वर्षों से बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। ये लोग पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में रहते थे और कबाड़ बीनने, दिहाड़ी मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। और हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या पूछताछ में कोई बड़े खुलासे होने की भी बात सामने आई है? हाँ बिल्कुल गौरव, देखिए लगातार जो पिछले साल से नवंबर से एक चली ये मुहिम और उसके बाद कई सारे जिलों में आप देखिए लगातार ये फिगर बढ़ते जा रहे हैं। 400 के आसपास के आंकड़े जिलों में पहुंचते जा रहे हैं और इसके जो किंगपिन है उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन आपको गौरव बताऊं, ये ना काफी समय से यहाँ पे छुप करके रह रहे थे। कई तो इसमें नवजात बच्चे भी मिले हैं और कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो जुवेनाइल हैं। तो आप देखिए कई वर्षों से छुप करके अलग अलग इलाकों में रहते थे और उसके बाद ये दिल्ली के तमाम इलाकों में फैल जाते थे। अभी जो पकड़े गए हैं वो आप देखिए झुग्गी बस्ती हौज खास के आसपास जो है वहां पर ये रहते थे, शेल्टर होम में रहते थे, नाम बदल करके रहते थे। कुछ लोगों ने अपना नाम इंडियन नेम्स में रख लिया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। इनके द्वारा इनके जो आईएमओ ऐप है जिसके थ्रू ये बांग्लादेश में बात करते थे अपने करीबियों से, वो ऐप भी पकड़ा गया है। उससे भी इस बात की जानकारी ली गई है कि हाँ भाई इनका कनेक्शन बांग्लादेश है। और अभी एक नया रिसेंट है, 15 मार्च को एक को डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर 30 तारीख को इसी महीने यानी जून में वापस इंडिया आ जाती है वो लेडी। और वो एक पागल होने का नाटक करती है अगरतला के आसपास के इलाके में, उसके बाद वो हिंदुस्तान में घुस जाती है और फिर धीरे धीरे दिल्ली आती है। फिर उसको फॉरेन सेल ने एक बार फिर से पकड़ करके वापस डिपोर्ट किया। तो इस तरह से ये अपना रूप बदलते हैं, भेष बदलते हैं और ये वापस हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, रेखा गुप्ता बिल्कुल भी इनको बख्शने के मूड में नहीं है। एलजी का साफ आदेश है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का साफ आदेश है और उसके तहत ये लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार बड़ा फायदा होता जा रहा है। एफआरआरओ की टीम भी इन पर नजर बनाए हुए, जैसे पहले ये चले जाते थे फिर ये वापस आ जाते थे, लेकिन अब देखिए वापस आते हैं तो भी इन पर नजर बनी हुई है कि ये कहां आ रहे हैं। इनके जो दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसी है वो लगातार इनको क्रैक कर रही है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में जो धरपकड़ है वो लगातार आगे जारी है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुकेश, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि साफ तौर पर अवैध घुसपैठ को लेकर एक्शन फॉर्म में साफ तौर पर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो नज़र आ ही रही है। हम केंद्र की बात करें, इसके अलावा जो राज्य सरकार है यानी कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो भी लगातार एक्शन फॉर्म में नज़र आ रही है। ऐसे में जो धरपकड़ है वो आने वाले समय में भी और तेज़ होती हुई नजर आएगी और कुछ और भी गिरफ्तारियां इसमें आगे हो सकती हैं अगर इससे तार जुड़े हुए नजर आते हैं। बहरहाल मुकेश, आपका शुक्रिया और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।